अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मुजफ्फर्स ऑनलाइन एकेडमी और हम आज चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 5 क्लास 9th टॉपिक फ्रिक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रिक्शन क्या होती है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये फ्रिक्शन आखिरकार हमारी डेली रूटीन में होती कहाँ पर है और इसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा जी, फ्रिक्शन क्या है? अ फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को चलने से रोके, इसका नाम फ्रिक्शन होती है। ये कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है? सर जी, ये आपके पास एक सरफेस, ठीक है, ये आपके पास एक रफ सरफेस है, इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरह से मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ। लाजमी सी बात है, इसको रोकने के लिए एक फोर्स चाहिए जो कि हमें इस डायरेक्शन में लगानी है। ये वो फोर्स होती है जो कि ये सरफेस इसके ऊपर लगा रहा होता है और इसी का नाम फ्रिक्शन होता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एफ से। सवाल ये आता है कि सर ये सरफेस इस पे फोर्स क्यों लगा रहा है? तो जवाब ये आता है कि आपने लेक्चर में सुना होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट का कोई वेट होगा, इस तरह से यहाँ कर देते हैं, वो वेट इस पर, मतलब ये जो वेट है ये इस सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो लाजमी सी बात है एक्शन का रिएक्शन होता है। वेट क्या है? एक्शन है। और ये जो सरफेस है एज अ रिएक्शन इसके ऊपर क्या करेगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा और वो फोर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन करेगा। सो इसीलिए ये जो आपके पास सरफेस होती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसको हम कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? दिस फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज, इट इज नोन एज कॉन्टेक्ट फोर्स। ये कौन सी फोर्स कहलाती है? कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाती है। सर कॉन्टेक्ट फोर्स का क्या मतलब होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट, फर्ज करें ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हवा में, तो क्या ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? नहीं। जब ये सरफेस, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस आके कांटेक्ट में आएगा, टच में आएगा, तभी ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर सकता है। और सो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट की सरफेस आपस में मिलती है तो फ्रिक्शन क्रिएट होती है। क्लियर है? सवाल आप लोग ये भी कर सकते हैं कि सर बताएं, फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड्स के दरमियान में होती है या लिक्विड और गैस के अंदर भी होती है? तो आपको जवाब ये मिलेगा कि डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो फ्रिक्शन होती है, मैं लिख देता हूं, फ्रिक्शन इन गैसेस इज नोन एज विस्कोसिटी। सॉरी, यहां पे गैसेस नहीं, लिक्विड आएगा। ठीक है, वो फ्रिक्शन जो कि लिक्विड के दरमियान में होती है, लिक्विड की लेयर्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। और ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने? एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था स्टोक्स। ठीक है, और एक इन्होंने, इनके नाम पर एक स्टोक्स लॉ भी बना था, फिर वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसलिए हम वहां पर नहीं जा रहे हैं। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड है, हम क्योंकि सेंट टेक्स्ट बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, वो फ्रिक्शन जो कि गैसेस के लेयर्स के दरमियान में हो, फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ गैसेस known as air रेजिस्टेंस और प्रेशर। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस ही आप अक्सर कार में सफर कर रहे हो, कार में सफर करते हुए या किसी भी व्हीकल में सफर कर रहे हैं, आपने अपना हाथ बाहर निकाला तो लाजमी सी बात है वो हाथ पीछे की तरफ जाता है, कार की मोशन की डायरेक्शन में मूव नहीं करता। इसका मतलब ये है कि एयर आपके हाथ पर एक प्रेशर अप्लाइड कर रही होती है, विच इज नोन एज एयर रेजिस्टेंस, एंड दिस एयर रेजिस्टेंस इज द फ्रिक्शन इन गैसेस। अंडरस्टैंड? तो एमसीक्यूज तो आपका क्लियर हो गया है कि फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड में नहीं बल्कि
गैसेस और लिक्विड में भी होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। फ्रिक्शन क्या है? फोर्स है, तो लाजमी सी बात है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा और इसकी जो डायमेंशन होगी वो ml⁻²² ही होगी। आगे चलते हैं। फ्रिक्शन हैज टू मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए, मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहली कौन सी है हमारे पास? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सी है? स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन डियर स्टूडेंट्स? देखिए जी, स्टैटिक का मतलब होता है इन रेस्ट। क्या मतलब होता है बताएं जल्दी? इन रेस्ट। ठीक है, डेफिनेशन बड़ी इजी है और हम उसको लिख भी सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज फ्रिक्शन बिटवीन two surfaces of object, two surfaces when, ये कब होती है? when there is tendency of motion। जी, मैंने एक अल्फाज इस्तेमाल किया है इसमें। वो अल्फाज क्या है? वो अल्फाज ये है कि वेन देयर इज टेंडेंसी, वहां पर क्या होनी चाहिए भाई? टेंडेंसी होनी चाहिए। किसकी? मोशन की। क्या मतलब इस बात का? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज मीन बाय व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन? सो इन दिस कंडीशन द स्टैटिक फ्रिक्शन विल अकर बिटवीन टू सरफेसेस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज मीन बाय दिस सेंटेंस? आइए अब इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा और वो एग्जाम्पल आपके पास क्या है? वो एग्जाम्पल आपके पास ये है कि फर्ज करें, अगेन अब आपने फर्ज ही करना है, तो फिजिक्स पढ़नी है। अच्छा जी, अच्छा फिजिक्स में ये भी कर सकते हैं कि हम फर्ज करें वी आर ईटिंग बिरयानी नाउ, सो वी कैन ईट बिरयानी। फर्ज करें आपके पास ये एक सरफेस है और जिसपे एक हैवी सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हम ले लेते हैं कि जो सरफेस है, इस सरफेस का जो मैस है वो 100 किलोग्राम है। ठीक है, आइए मैं अब आपको एक बात समझाता हूँ। पहली पिक्चर तो ये हो गई आपके पास। अब हम एक इसकी थोड़ी बड़ी पिक्चर बना लेते हैं ताकि इजीली समझ सकें इसको। आपके पास एक वही ऑब्जेक्ट है, उसको आप नीचे ले आए, बड़ा है। ठीक है, ये कुछ नीचे तक इस तरह से रखा हुआ है। ये 100 किलोग्राम का है, 100 किलोग्राम का। इस पर आपने, मतलब ये भी क्या है? रेस्ट में है ना, अभी किसमें है? रेस्ट में है। आपने इस पर फोर्स लगाई, F इज इक्वल टू 15 न्यूटन। क्या 15 न्यूटन से 100 किलोग्राम का मैस आगे हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस होगा ना, जब ये ऑब्जेक्ट आगे क्यों नहीं हो रहा? ये ऑब्जेक्ट आगे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सरफेस भी इस डायरेक्शन में, ये सरफेस भी इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगा रहा है भाई? 15 न्यूटन ही लगा रहा है। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ये पेन है, अब मैं चाहता हूँ ये पेन यहाँ मूव करे, यूं कर जाएगा। अब यहाँ पर मूव करे तो आप ये पेन यहाँ पर मूव कर सकता है। लेकिन अगर क्या हो कि मैं इस पेन को दोनों तरफ से फोर्स लगाऊं, तो ये पेन ना तो इधर मूव करेगा और ना ही इधर मूव कर सकेगा। तो ये कहानी हो रही है ऊपर भी ना। अब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट मूव करे और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। लेकिन अभी भी देखा कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये सरफेस इस पर फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है। क्या अप्लाई कर रहा है? फ्रिक्शन। क्या अप्लाई कर रहा था? फ्रिक्शन। कितनी फ्रिक्शन कर रहा है? 100। मतलब जितनी मैं लगा रहा हूँ उतनी ये भी कर रहा है। अब मैंने क्या किया कि भाई मैंने 50 बंदों को बुला लिया और 50 से ज्यादा भाई आप
50 न्यूटन की फोर्स लगाओ, तो ये जो फोर्स होगी, अब ये फोर्स हो जाएगी 2500 न्यूटन की। अब ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी v के साथ हल्का हल्का सा मूव करने लग गया है। आइए इस एग्जाम्पल को देने का मकसद क्या था, पता है हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगाई, इस सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट पर 50 न्यूटन की फोर्स लगाई। इसका मतलब ये है कि ये सरफेस जानता है मुझे फोर्स, कौन सी फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरह से एडजस्ट करनी है। ठीक है, अच्छा फोर्स मैंने 100 लगाई, 100 लगाने के बाद इस सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट पर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो इसका मतलब ये सरफेस जानता है कि इसने 100 न्यूटन की फोर्स किस तरह से एडजस्ट करनी है। मैंने इस पर 2500 की न्यूटन की फोर्स लगाई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन अब इस सरफेस ने इसके ऊपर 25 न्यूटन की फोर्स नहीं लगाई। सवाल आता है कि सर क्यों नहीं लगाई? क्या अब इस सरफेस को नहीं पता कि मुझे कितनी स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट करनी है? इसको पता है, लेकिन इस सरफेस के पास लिमिट ही फर्ज करें फोर्स लगाने की कितनी है। जब मैंने 2500 की न्यूटन की फोर्स लगाई ना, तो उसने पता है कितनी लगाई? लेट्स अज्यूम इसने लगाई 2000 न्यूटन की। तो क्या ये 2000 न्यूटन ज्यादा है 2500? एब्सोल्युटली 2500 ज्यादा है। सर इसने इतनी कम क्यों लगाई, 2500 की इक्वल क्यों नहीं लगाई? तो इसका जवाब डियर स्टूडेंट्स ये है क्योंकि अब ये सरफेस के पास इतनी लिमिट नहीं है कि वो 2500 न्यूटन की फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई या एग्जिट कर सके। इसीलिए इस सरफेस ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लगाई? 2000 न्यूटन की। हम एक जुमला कहते हैं कि आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। वो फोर्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जानती है कि मुझे अपने आप को बैलेंस कैसे करना है, मुझे अपने आप को एडजस्ट सामने से लगने वाली फोर्स के मुकाबिल किस तरह से करना है। तो क्लियर हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या? अब देखें, जब हम यहां फोर्स लगा रहे थे तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, लेकिन मूव करने वाला था। इस टाइम जब ये मूव करने वाला था तो ये फ्रिक्शन इसमें मौजूद थी ना, इसी फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर ना रहा हो, उसमें मोशन ना हो, बल्कि मूव करने वाला हो। व्हेन देयर इज टेंडेंसी, करने वाला हो, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन but it is not still moving, but it has the tendency, it has the ability to move, but it is not moving. So at this time the friction is known as static friction. क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, वो हम आगे चलते हैं और आगे काइनेटिक फ्रिक्शन इज द मेन टाइप ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? काइनेटिक मीन्स मूविंग, या मूव कर रहा हो व्हेन देयर इज मोशन, दिस इज नॉन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या मतलब है? हमने मतलब ये लिया कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सांसिक बॉल है, अब वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। बताएं, मूव करते वक्त इस बॉल और इस सरफेस के दरमियान में फ्रिक्शन होगी? लाजमी सी बात होगी। वो फ्रिक्शन हमारे पास होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? आइए इससे एक चीज और हम सीखते हैं। हम ये कहते हैं कि आपके पास ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ना, क्या ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल फोर्सेस आर के। ठीक है,
अब आप सवाल ये करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल फोर्सेस सर। आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे थे नॉर्मल फोर्सेस की। नॉर्मल फोर्सेस क्या होती हैं, आइए इसको समझते हैं। आपके पास अगेन एक सरफेस है और इस पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, फर्ज करना इस तरह से, ठीक है। क्या इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा? आप बोलेंगे जी हाँ होगा। ये जो ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर वेट लगा रहा होगा W, जी हाँ लगा रहा होगा। अच्छा, ये जो सरफेस होगी, ये सरफेस बताएं इसके ऊपर रिएक्शन अप्लाई करेगी? जी हाँ सर करेगी। किस डायरेक्शन में करेगी? तो भाई ये रहा, इस डायरेक्शन में करेगी। ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका वेट अप्लाई करने की वजह से जो रिएक्शनल फोर्सेस अप्लाई करती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्सेस। क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें कि इसका जो वेट था वो हम ले लेते हैं कि 400 न्यूटन था। सो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। आर बी क्या होगा सर? आर बी इक्वल होगा 400 बट वो माइनस में होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। अगर मैं इसका वेट बढ़ा दूं, फर्ज करें कि इसका वेट हम कर दें 1000 न्यूटन, तो लाजमी सी बात है आर क्या हो जाएगा? -1000 न्यूटन। ऐसे ही होगा ना। सो इसीलिए हम ये कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि अब देखो वेट बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगी ना, क्योंकि आप किसी सरफेस को जितना प्रेस करके चलोगे उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन उसके ऊपर अप्लाई, आपके ऊपर अप्लाई होगी। अब ये जैसे कि ऑब्जेक्ट है, अभी हल्के से मूव कर रहा है, इसमें कम फ्रिक्शन है। अब मैं इसको प्रेस करके यूं मूव करवाऊं तो लाजमी सी बात है वो फ्रिक्शन, फुल प्रेस करके मैं इसको चलाऊं तो लाजमी सी बात है वो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस के। ऐसा ही है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस के इक्वल होती है। फिजिक्स में हम जब भी कोई भी प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के बाद एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और वो कांस्टेंट हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं म्यू इंटू आर। क्योंकि हम काइनेटिक की बात कर रहे हैं तो ये म्यू के हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय म्यू इंटू म्यू के? म्यू के होता क्या है? आइए इसकी कहानी देखते हैं हम। इसकी कहानी, इसकी जुबानी। म्यू के इज, इसको हम बोलते हैं म्यू, ठीक है। ये बोला जाता है म्यू, और नॉन एज इसको बोला जाता है फिजिक्स में, ये तो ग्रीक लैंग्वेज है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, एफ के था इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर है। अच्छा जी, म्यू के साथ आर आपके क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो म्यू के विल बी इक्वल टू, ये कुछ इस तरह बना होता है यूं, म्यू के विल बी इक्वल टू एफ के डिवाइड बाय आर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं, किसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होगा इसका? जी, वीडियो पॉज करके आप लोगों ने आंसर मुझे देना है, तो ये वीडियो कंटिन्यू करनी है। देखते हैं आपने कितना सीखा पिछले लेक्चर से। म्यू के, वीडियो पॉज की करी, ओके कर दी होगी। सो म्यू के क्या है हमारे पास? देखो ये रेशो है, क्या है ये? मैं यहां लिख देता हूं रेशो। इसको दिस इज आल्सो नोन एज, इसकी एक और डेफिनेशन है, रेशो बिटवीन टू फोर्सेस। ये क्या है? रेशो बिटवीन टू फोर्सेस इज आल्सो नोन एज म्यू के, ठीक है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, आइए देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये क्या है? फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? फोर्स है। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो इसका मतलब आपका जो म्यू के होता है इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होता। अगर इसके पास कोई यूनिट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास कोई डायमेंशन
नहीं है। मुझे पता है आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा, तो सर मतलब क्या है म्यू के का, इसका जो रेशियो आता है वो वैल्यू में क्या बताती है? अरे भाई, म्यू के का मतलब ये होता है कि आप फर्ज करें एक सरफेस आपकी, ये पेन की सरफेस है और ये पेपर की सरफेस है, ठीक है। अब मैंने इसको रखा, ये पेन इस पेपर पे फोर्स लगा रहा है जिसको हम वेट कहते हैं, ये पेपर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। हाँ, अगर मैं इसके लगाए जाने वाली फ्रिक्शन अगर ये चल रहा है और इस पेपर की वजह से लगने वाली इस पे फोर्सेस जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस कह रहे हैं, उन दोनों का रेशो लूं जो कि म्यू के है, तो मुझे ये पता चलेगा कि जब मैं ये पेन चला रहा था तो उस टाइम इस पेपर की सरफेस और इस पेन की सरफेस में कितनी परसेंट फ्रिक्शन मौजूद थी। समझ में आया? तो म्यू के हमें क्या बताता है? म्यू के हमें ये बताता है, म्यू के टेल अस दैट हाउ मच काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोड्यूसिंग बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन इट। क्लियर है? समझ में आया? ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आपने खुद से लिखना है, अपनी ऑन वर्डिंग में इसको नोट्स बनाने, क्लियर करनी है सारी चीजें। अच्छा देखें, यहां तक समझ में आ गया। आपके पास ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कैसे लिख सकते हैं? आपके पास हम ये कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू वेट, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। जी हाँ कह सकते हैं, माइनस नहीं लगाते। सर माइनस लगा हुआ ये तो प्लस है। अरे भाई माइनस यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ नहीं है बल्कि डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, जहन में रखिएगा। माइनस को शो कर रहा है डायरेक्शन को। अगर आर इक्वल टू डब्ल्यू है तो ये फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। एफ के इज इक्वल टू म्यू के। आर आपके पास है, आर किसके इक्वल है? वेट के। वेट किसके इक्वल होता है? एम जी के। तो यहां लिख सकते हैं क्या आप? एम जी। जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए हैं, एक एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर एंड एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी। सर स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या, उसका कोई फार्मूला नहीं है क्या? अरे उसका भी है, आपने लिख दिया एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर या फिर म्यू एस इंटू एम जी। क्लियर है? तो दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। और प्रीवियसली हमने डिस्कस किया वो था स्टैटिक फ्रिक्शन। दीज आर द मेन टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन वी हैव। आप कहेंगे सर इतनी सारी टाइप्स आपकी बुक में दी हुई, आपने वो तो पढ़ा ही नहीं है। ओहो, आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है सो दिस इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसे हम स्लाइडिंग करते हैं। आपका ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है तो लाजमी सी बात इस टाइम भी फ्रिक्शन है ना। इसको मैं रोल करता हूं यूं, अब मैं रोल किया, ये रोलिंग होता हुआ एक लिमिट में आकर रुक गया, एक जगह पर एक पॉइंट पर आकर डिस्प्लेस होकर रुक गया। क्यों? ड्यू टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, जब ये रोल कर रहा था तो इसके दरमियान में कौन सी थी? रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये स्लाइड कर रहा है, ओहो रोल कर गया सॉरी, अब ये कर रहा है स्लाइड कर रहा है, तो दिस इज नॉन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? सो फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है? सिंपल, द फोर्स विच कैन रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फ्रिक्शन। अच्छा, अब आपने एक सवाल का मुझे जवाब देना है। फर्ज करें आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में, चले मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपके पास कंडक्टर है, तार है, तार, ठीक है। चलो कंडक्टर के लो, क्या है आपके पास? कॉपर है, कॉपर की वायर है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सारे के सारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपने पता है ये जवाब देना है, आपने ये जवाब देना है कि बताएं इस कंडक्टर के अंदर फ्रिक्शन होगी या नहीं होगी। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।